एडवांस के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेड के ऊपर डिपॉजिट होने लगेगा, डेल्टा जी उतना ही डिक्रीज होगा, हाइड्रोजन इवॉल्व हो रहा है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और वो इनवर्स होता है कोगुलेशन पावर के, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फर्स्ट एक मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया कितना है इंटू 6 इंटू 10⁻23। द कोगुलेशन इज जस्ट प्रिवेंटेड। ये है अपना सरफेस केमिस्ट्री वाला पार्ट। इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपने देख लिए हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, नमस्कार मेरी तरफ से, सप्रेम नमस्कार बच्चों। जेई एडवांस के क्वेश्चन आंसर के सेशन में जेई चैलेंजर यूट्यूब के चैनल पर हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का ये लास्ट चैप्टर, जो कि सरफेस केमिस्ट्री टोटली अपने सभी पार्ट को लेकर आता है। एडवांस में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसमें एडवांस के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, उस एनसीईआरटी का टोटली थ्योरी उसमें इन्वॉल्व होती है। तो मोस्ट थियोरेटिकल वाला चैप्टर, जिसमें जहां जहां न्यूमेरिकल की जरूरत है वो मैंने लेक्चर में आज आपको पढ़ा रहा हूं। एडवांस के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं सरफेस केमिस्ट्री के, ये हम आज के लेक्चर में देख रहे हैं, ठीक है बेटा। एडवांस के क्वेश्चन में बहुत अच्छे ढंग से बस एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चन थ्योरी याद करते जाओ, और उनके थ्योरी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। न्यूमेरिकल पार्ट कैसे सॉल्व करने, उसको जानने के लिए देख रहे हैं आज का लेक्चर। बच्चों, थ्योरी वही रहती है, क्वेश्चंस भी वही रहते हैं, एडवांस टाइप के हो या मेंस टाइप के हो। इस चैप्टर के बहुत आसान टाइप के चैप्टर होता है, इसमें बहुत लंबा चैप्टर नहीं है, जैसे बहुत बड़ा चैप्टर नहीं मिल पाता, इसमें आराम से क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए आज का सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री के पार्ट में इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम आते हैं, एडजॉर्प्शन से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, ठीक है। और थ्योरेटिकल पार्ट सबसे ज्यादा बनता है। आज मेरी तबीयत ज्यादा सही नहीं है बेटा, तो इसलिए ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। क्लियर अच्छे ढंग से देखते जाना, थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन और फीवर है। तो बच्चों, आपके पास में वॉल्यूम ऑफ गैसेस हमें पूछी गई हैं, अमोनिया, CO2 एंड हाइड्रोजन एडजॉर्ब्ड। तो एडजॉर्प्शन का मतलब आप जानते ही हैं। एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है आपके पास, ये सर हमारे पास ये एडजॉर्प्शन के लिए ये एक एडजॉर्बेंट है ना बेटा। इसके ऊपर क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल क्या हो जाते हैं बेटा, एक्यूमुलेट हो जाते हैं इसकी सरफेस पर। इसे बोलते हैं एडजॉर्बेंट, एडजॉर्प्शन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो एडजॉर्प्शन के लिए एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट की रिएक्शन में हमें पूछा गया है कि 1 ग्राम चारकोल में किस ऑर्डर में होगा, सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका एडजॉर्ब होगा। तो एडजॉर्प्शन उसी गैस का सबसे ज्यादा होता है जिस गैस की पोलैरिटी और मोलर मास सबसे ज्यादा हो, ठीक है बेटा। पोलैरिटी एंड मोलर मास के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखो, सबसे पहले तो हमें एज द वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वांडरवाल यानी कि फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज, या एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज, force of attraction increase, force of attraction increase, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखेंगे। साथ में अगर किसी गैस में पोलैरिटी भी आ जाए, पोलैरिटी इंक्रीज हो जाए ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पोलैरिटी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू H बॉन्ड, तो स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाती है। Polarity due to hydrogen bond increase, then force of attraction also increase. So volume of the gas increase in large amount. तो सबसे ज्यादा देखो बेटा, अमोनिया की पोलैरिटी ज्यादा होती है, CO2 की पोलैरिटी कम होती है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें है, इसमें ज्यादा है। यहां इसका मोलर मास तो ज्यादा, यहां CO2 का मोलर मास तो ज्यादा है, लेकिन उससे भी ज्यादा अमोनिया की पोलैरिटी के कारण से अट्रैक्शन फोर्स आसानी से होगा। क्यों? कि उसका वांडरवाल गैस कांस्टेंट ज्यादा होगा। वांडरवाल गैस कांस्टेंट मतलब A और B, याद आ रहा है ना, स्मॉल a
जितना ज्यादा होता मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो, वो गैस आसानी से लिक्विफाई होगी। लिक्विफाई होगी तो उस पर जब प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस मॉलिक्यूल सडनली लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, तो लिक्विड के कारण से वो नीचे टपकेंगे, यानी ग्रेविटी पर का ज्यादा इफेक्ट उसके ऊपर होगा। इसलिए आपके पास बेस्ट रीजन होगा, बेस्ट आंसर रहेगा ये वाला। कौन सा? ये, ठीक है, सी वाला पार्ट। तो NH3 इज ग्रेटर देन CO2 इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन, ये इसका रीजन और लॉजिक वाला पार्ट होगा। बाकी तो सबको क्लियर हो गया होगा पार्ट, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। सॉरी, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑन एडिंग सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इनटू KI सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। आपसे अगर कोई पूछे कि कोई कोलाइडल सॉल्ट पॉजिटिव बनता है या नेगेटिव बनता है, तो इसके लिए आप इनके रिएक्शन कर लिया करो, ठीक है बेटा। इनकी रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन से मोल के बारे में पता कर लो। जैसे सिल्वर नाइट्रेट है, आपने ऐड किया KI के साथ, क्या बन गया? KNO3 एंड सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड क्या होता है? प्रेसिपिटेट होता है। तो जिसमें सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन के अकॉर्डिंग, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन होगा। इसमें प्रेफरेंशियल देखेंगे कि किसका अमाउंट ज्यादा है। तो बच्चों, ऑन एडिंग AgNO3 इनटू KI सॉल्यूशन इन नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। नेगेटिव सॉल्यूशन कब बनेगा? नेगेटिव सॉल्यूशन बनने के लिए जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो KI को एक्सेस में होना पड़ेगा, तब तो कहीं जाकर सिल्वर आयोडाइड के साथ क्या होगा? सिल्वर आयोडाइड के साथ KI जो बचेगा वो रिएक्ट होगा, ठीक है, एडजॉर्ब होगा। जैसे कि पहला ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन में दोनों के मिलीमोल्स बराबर हैं, दोनों के मिलीमोल्स बराबर हैं 5 और 5। तो आफ्टर रिएक्शन इन दोनों बचेंगे नहीं, केवल 5 मिलीमोल इसका, 5 मिलीमोल इसका, तो सिल्वर आयोडाइड ही बन पाएगा, तो नेगेटिव आयन नहीं आ पाएगा। बी वाले ऑप्शन में यहां 5 इंटू 50 इंटू क्या हो गया? 0.1, ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा? 5, लेकिन 50 इंटू 0.2 आपके पास कितना हो गया बेटा? 10 हो गया। 10 मिलीमोल्स हो गए, तो ये एक्सेस अमाउंट में आ गया। इसलिए आपके पास आफ्टर रिएक्शन ये 5 मिलीमोल बचेगा। तो बच्चों ये KI जो होगा सिल्वर आयोडाइड के जो सॉलिड होता है उसके सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाएगा। आयोडाइड 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 आयोडाइड, ये एडजॉर्ब हो जाएगा। इसे बोलते हैं DP, डिस्पर्स फेज। तो कौन सा पार्टिकल बन गया? नेगेटिव पार्टिकल बन गया। इसलिए कब बनेगा? बी ऑप्शन इज द फाइनल आंसर, ठीक है। और जब मैं अगर ये सी वाले ऑप्शन की बात करूंगा तो आपके पास सिल्वर नाइट्रेट क्या हो गया? बच जाएगा, क्योंकि 10 मिलीमोल्स इसके हैं, 5 इसके हैं। तो 10 मिलीमोल बचने के कारण से 10 में से 5 बचेंगे, तो AgNO3 में सिल्वर आयन है वो इसके चारों तरफ आएगा, तब पॉजिटिव चार्ज वाला बनेगा। तो हमें तो नेगेटिव चार्ज वाला बनाना है, इसलिए आंसर रहेगा बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ 2 सोल्स ऑफ सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड, वन ऑब्टेन्ड बाय एडिंग सिल्वर नाइट्रेट टू स्लाइट एक्सेस। सिल्वर नाइट्रेट में आपने क्या ऐड किया? एक्सेस अमाउंट ऑफ KI, एक्सेस अमाउंट ऑफ KI ऐड किया बेटा क्वेश्चन में, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ लो आराम से, है ना बेटा। तो another obtained by KI to slight excess of AgNO3। तो हमने दूसरा वाला जो बनाया ना उसमें KI में सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस अमाउंट में लिया, ये एक्सेस में रखा। तो अभी जो मैंने आपको सिखाया उसके अकॉर्डिंग जो सब्सटेंस बच गया यहां पर पहली वाली रिएक्शन में, कौन बचेगा? आयोडाइड। आयोडाइड इसकी सरफेस पर क्या हो जाएगा? सेलेक्टिवली एडजॉर्ब हो जाएगा बेटा, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन हो जाएगा। तो ये DP कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, और K+ सॉल्यूशन में रह जाएगा, वो DM में चला जाएगा, इसको DM में बोलेंगे, और ये DP आ जाएगा, DP। और यहां पर जो KI और AgNO3 बना रहे हैं, ये AgNO3 एक्सेस में है, तो सिल्वर आयोडाइड बनेगा पहले तो, और फिर बनने वाला सिल्वर आयोडाइड के साथ
सिल्वर आयन जो बच गया है वो सेलेक्टिवली एड्जॉर्ब होकर सिल्वर आयोडाइड की सरफेस पर कौन प्रेफरेंशियली एड्जॉर्ब होगा बेटा? सिल्वर आयन। सर ये प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज को ऐसे बोलेंगे जैसे हम जानते हैं ना आयनिक इक्विलिब्रियम में सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की रिएक्शन जब देखते हैं तो जैसे सिल्वर आयोडाइड है, इसकी इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्या होती है? सिल्वर आयन एक्वस एंड आयोडाइड आयन एक्वस। तो बच्चों अगर आयोडाइड एक्सेस में बच जाएगा तो रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड जाएगी, तो सॉलिड का अमाउंट बढ़ जाएगा और उस पर और आयोडाइड बच गया तो आयोडाइड इस पर अट्रैक्ट होने लग जाएगा, ठीक है। और अगर सिल्वर आयन बच गया है एक्सिस अमाउंट में तो सिल्वर आयन भी प्रेसिपिटेट बढ़ाएगा और सिल्वर के ऊपर सिल्वर आयन है वो सिल्वर आयोडाइड के ऊपर डिपॉजिट होने लगेगा। इस तरह से आपके पास क्या बोलेंगे? द टू सोल्स विल स्टेबलाइज ईच अदर। तो देखो बेटा क्या कहना चाह रहे हैं, इन दोनों सोल को आपने मिक्स कर दिया, इन दोनों सोल को आपने मिक्स कर दिया। एक था आगे लिखा है ना आर मिक्स्ड, तो एजीआई के सरफेस कैसी है? नेगेटिव 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 नेगेटिव, और दूसरा है आपका एजीआई के सरफेस पर कौन है बेटा? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो बच्चों क्या होगा? पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आयन इस नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा, इनमें अट्रैक्शन फोर्स आएगा जिसके कारण से क्या हो जाएगा? कोआगुलेशन होने लगेगा। क्या होगा बेटा? कोआगुलेशन होने लगेगा, ठीक है, म्यूचुअली कोआगुलेशन होंगे। द टू सोल्स विल स्टेबलाइज ईच अदर, नहीं सर। द सोल पार्टिकल्स विल एक्वायर मोर इलेक्ट्रिक चार्ज, नहीं, चार्ज तो बल्कि कम हो रहा है यहां पर, एक दूसरे के आयंस क्या होंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो सोल विल कोआगुलेट ईच अदर, ये कोआगुलेशन होगा, ठीक है। और ट्रू सॉल्यूशन मत बोल देना, ट्रू सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट नहीं बनता है क्योंकि एजीआई जब यहां पर पूरे एनायन है इस कैटायन से अट्रैक्ट हो जाएगा, कोआगुलेट हो जाएगा तो प्रेसिपिटेट बचा रहेगा, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट ट्रू सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ो फिर मैं स्टार्ट करता हूं आगे। ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeOH होल थ्राइस इज पेप्टाइज्ड, FeOH होल थ्राइस, ठीक है, बाय एडिशन ऑफ FeCl3 सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। आपने इसको पेप्टाइज किया मतलब मिक्स कर दिया इसके साथ में, तो यहां Fe+3 है और इसमें माइनस भी है, तो FeOH होल थ्राइस फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है, तो इसकी सरफेस पर कौन सेलेक्टिवली एड्जॉर्ब होगा बेटा? Fe+3 एड्जॉर्ब होने लग जाएगा, Fe+3 Fe+3 Fe+3, इस तरह से आपके पास ये जो बनने वाला चार्ज रहेगा वो कैसा रहेगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? सर पॉजिटिव चार्ज बन गया, और जो क्लोराइड आयन है वो कहां चले गए? वो सॉल्यूशन में चले जाएंगे, ठीक है बेटा। तो सॉल्यूशन मतलब डीएम में, सॉल्वेंट में चले जाएंगे, ठीक है, डीएम में 3 टाइम्स ऑफ Cl माइनस, ये डीएम हो जाएगा। तो डीएम तो नेगेटिव हो गया और डीपी कैसा हो गया? पॉजिटिव। तो क्या पूछा है? द चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स इज ड्यू टू द प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन, किसका हो रहा है बेटा? Fe+3 आयंस का। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछा गया है कि हमारे पास करेक्ट ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर बता दो। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर मतलब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एड्जॉर्प्शन देखना है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एड्जॉर्प्शन। इसके लिए आपको क्या करना बेटा? इसके डेल्टा जी के कॉन्सेप्ट को देखना है। डेल्टा जी होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ठीक है बेटा। तो आप देख रहे हैं अगर ये कांस्टेंट टेम्परेचर का कर्व देखेंगे तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हो कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, यानी एड्जॉर्प्शन का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, ठीक है, एक प्रेशर पर जाकर कांस्टेंट हो गया। अब अगर मैं प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट कर दूं, है ना, ये प्रेशर कांस्टेंट है और ये वर्टिकल लाइन बना रहा हूं, तो अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ता हुआ जा रहा है। तो टेम्परेचर में क्या रिलेशन होगा ये देखना है। तो हम ये जानते हैं ड्यू टू एड्जॉर्प्शन हीट रिलीज होती है बेटा, पार्टिकल्स एड्जॉर्प्शन ही होते हैं, एड्जॉर्ब्ड होते हैं, एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट के मिड में अट्रैक्शन के कारण से डेल्टा H नेगेटिव होता है।
और डेल्टा एस भी कैसा होता है बेटा, नेगेटिव। तो आपके पास ये नेगेटिव इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव होगा, ठीक है बेटा। तो टेम्परेचर जितना कम रखोगे डेल्टा जी उतना ही नेगेटिव की तरफ जाने लगेगा। तो एज टेम्परेचर डिक्रीज देन डेल्टा जी डिक्रीज, डेल्टा जी उतना ही डिक्रीज होगा। और डेल्टा जी अगर डिक्रीज होगा तो स्पॉन्टेनिटी यानी एड्जॉर्प्शन का अमाउंट बढ़ जाएगा। अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज, अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज, ठीक है बेटा, इंक्रीज होगा, अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा टेम्परेचर कौन सा होगा, जिसका अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन कम है। सबसे ज्यादा एड्जॉर्प्शन T1 टेम्परेचर का, इसका वाला इसका टेम्परेचर कम है। तो लोएस्ट टेम्परेचर पर कौन है भाई, ये T1 और ये T1। तो ये दोनों ऑप्शन में से अब T2 और T3 में T3 सबसे नीचे, इसका वाला सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा, इसलिए आंसर गोज टू क्या हो गया बेटा, ये चेन्नई, ठीक है। क्लियर है बेटा कॉन्सेप्ट। डेल्टा जी जितना ज्यादा नेगेटिव की तरफ जाएगा उतना ही स्पॉन्टेनिटी बढ़ेगी। इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए बेटा ये क्वेश्चन ट्राई करो, है ना बेटा, चलो ट्राई करो, ठीक है बेटा। तो आपके पास में क्वेश्चन चल रहा है ये वाला कोगुलेशन वैल्यू वाला क्वेश्चन। तो इस कोगुलेशन वैल्यू वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इसकी डेफिनेशन का ध्यान रखना है। नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ या अमाउंट इन मिलीमोल्स इज रिक्वायर्ड टू कोगुलेट 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन सोल, amount in millimoles of electrolyte required to coagulate 1 liter or 1000 milliliter सोल, ठीक है बेटा। ये कोगुलेशन वैल्यू की डेफिनेशन होती है। तो हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो सोल है FeOH होल्थराइज का, फेरिक हाइड्रोक्साइड का, इसमें हम देख रहे हैं कि आपके पास फॉर 50 मिलीलीटर कोगुलेशन required millimoles of KCl is equal to molarity into volume। वॉल्यूम कितना 10 into 0.5, ठीक है बेटा। Hence for 1000 milliliter coagulation required, ठीक है, 1000 milliliter सोल for 1000 milliliter सोल coagulation required, ठीक है बेटा, मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या KCl is equal to 5 divided by 50 into 1000. On solving then we get answer 100। क्लियर हो गया बेटा, देख लें मैंने जो बोर्ड पर लिखा है। तो फाइनल आंसर गोज टू 100, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं टाइम दे रहा हूं, ठीक है, आपको टाइम दे रहा हूं मैं यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 मिनट टाइम स्टार्ट होता है अब।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पढ़ लिया बेटा? 2 मिनट का टाइम है, टाइमर में स्टार्ट कर देता हूं, करिए आप। हंड्रेड मिलीलीटर of 0.6 molar acetic acid is shaken with 2 gram of activated carbon. The final concentration of the solution after adsorption is 0.5 molar. What is the amount of acetic acid adsorbed? ठीक है, हमें एसिटिक एसिड का अमाउंट चाहिए, वो भी ग्राम में चाहिए, है ना, एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ द कार्बन। ठीक है, चलो, पर ग्राम ऑफ द कार्बन, इसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां आपका 1 मिनट का टाइम कंप्लीट हुआ है ना बेटा। चलो, तो आपके पास क्वेश्चन में एक हमने क्या लिया, हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने 100 मिलीलीटर और 0.6 मोलर एसिटिक एसिड ले लिया बेटा, है ना बेटा। और इसमें 2 ग्राम चारकोल, 2 ग्राम एक्टिवेटेड कार्बन रख दिया। फिर क्या करेंगे, एक्टिवेटेड कार्बन जैसे आप रखोगे तो एक्टिवेटेड कार्बन क्या करेगा, ये यहां से एक्टिवेटेड कार्बन इस एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल को या मोल्स को एडजॉर्ब करेगा, एक्टिवेटेड कार्बन उसे एडजॉर्ब करेगा। ठीक है बेटा, हमने यहां पर क्या रख दिया, 2 ग्राम मान लीजिए रख दिया मॉलिक्यूल। इससे क्या हो जाएगा आपके पास, इस पर ये एडजॉर्प्शन हो गया, जिसके कारण से मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड पहले से क्या हो जाएंगे बेटा, कम हो जाएंगे। लेकिन वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ता है, मोल्स में फर्क पड़ेगा। तो वॉल्यूम कितना था 100 मिलीलीटर, वो उतना ही रहेगा, मोलैरिटी 0.5 हो गई। ठीक है, मोलैरिटी। तो मैं क्या कहूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH adsorbed on 2 ग्राम कार्बन इज इक्वल टू, पहले वॉल्यूम था 100 मिलीलीटर, इसकी इनिशियल मोलैरिटी कितनी थी बेटा, इसकी इनिशियल मोलैरिटी थी 0.6, फाइनल मोलैरिटी 0.5 हो गई। तो आपके पास ये नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गए, 100/1000 वॉल्यूम लीटर में हो गया। मोलैरिटी का डिफरेंस क्या हो जाएगा, एक्चुअल मोलैरिटी या अपन क्या है, इनिशियल मोल माइनस फाइनल मोल, रिमेनिंग मोल्स और इनिशियल मोल का डिफरेंस निकालेंगे तो ये वो मोल्स होंगे जो एडजॉर्ब हो चुके हैं। ठीक है, 2 ग्राम के लिए। हेंस मास ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH adsorbed on 1 ग्राम कार्बन, पर ग्राम कार्बन के लिए कैलकुलेट करना है। तो जो भी मोल आया, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास 60 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा। जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6 हो जाएगा, 600, यानी कि आपके पास क्या होगा, 600 अपॉन, कैलकुलेशन करने पर यहां जब कैलकुलेशन कर रहे हैं साथ में एक चीज और है, 2 का डिवाइड कर देना तो 0.3 ग्राम। दिस इज द आंसर। ठीक है बेटा, देख लो एक बार, है ना बेटा।
100 को या तो 60 से इसे कैंसिल कर रहे हो तो 6/2 3 हो गया, 300/1000 कितना हो गया 0.3 ग्राम। तो आंसर 0.3 ग्राम मीन्स ये आपके पास बॉम्बे इज द फाइनल आंसर। क्लियर हो गया बेटा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। लीजिए ये क्वेश्चन, अगेन यहां पर 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको, सॉल्व करें और वीडियो को पॉज कर लें, पहले क्वेश्चन को देख लें। टाइम स्टार्ट कर देता हूं मैं यहां पर, ठीक है। चलो ठीक है बेटा। चलो, ए डिटर्जेंट solution becomes a colloidal sol at a concentration of 10⁻³ मोलर। ठीक है, 10⁻³ मोलर है डिटर्जेंट के लिए। सोप एंड डिटर्जेंट का में मिसेल फॉर्मेशन होता है, वैसे यहां पर लिखा भी है। आगे क्या लिखा है, ऑन एन एवरेज 10⁻13 colloidal particles are present in 1 millimeter cube। आपके पास 1 मिलीमीटर क्यूब में 10⁻13 कोलाइडल पार्टिकल हैं। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ आयंस, एवरेज नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे विच आर कंटेन्ड बाय 1 कोलाइडल पार्टिकल। एक कोलाइडल पार्टिकल के लिए आपके पास क्या होंगे, एवरेज नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे। तो बच्चों आपके पास C12H35 SO4 है ना बेटा, 2- एंड Na+। ठीक है, ये आपके पास में रिएक्शन यहां पर एक कैटायन है और एक एनायन है। ठीक है, ये डिटर्जेंट के लिए। तो डिटर्जेंट में होता क्या है, ये हाइड्रोकार्बन है जहां पर ये नेगेटिव एंड है, और सोडियम आयन तो कहां चला जाएगा, पानी में चला जाएगा। वो तो ये तो इलेक्ट्रोलाइट में। तो आपके पास जो मिसेल फॉर्मेशन होता है, उस मिसेल फॉर्मेशन के एवरेज मॉलिक्यूल में आयंस कितने होंगे। तो सिंपल सी बात है, एक आयन पर एक चार्ज, या कहूंगा एक मॉलिक्यूल पर एक चार्ज ही तो आ रहा है आपके पास, एक चार्ज, एक आयन। अब आप कहोगे सर इसको क्यों काउंट नहीं कर रहे, अरे वो मिसेल का पार्ट नहीं है, वो मिसेल का पार्ट नहीं है। मिसेल फॉर्मेशन के लिए कम से कम कितनी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, लिखा हुआ है डिटर्जेंट सॉल्यूशन बिकम्स ए कोलाइडल सोल। कोलाइडल सोल तो तब बनेगा जब आपके पास कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो, 10⁻³ मोलर। तो हम ये जानते हैं कि द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन एट विच कोलाइडल सोल इज फॉर्म फॉर सोप एंड डिटर्जेंट, दिस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। ये आपके पास क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन होगा बेटा, 10⁻³ मोलर। क्लियर बेटा। चलो, अब आपके पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑन एन एवरेज 10⁻13 कोलाइडल पार्टिकल्स हैं इतने मिलीमीटर क्यूब में। मिलीमीटर क्यूब को कन्वर्ट कर लो बेटा, 1 मिलीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होता है, यानी मिलीलीटर होता है। इससे हम ये निकाल सकते हैं कि मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन 1000, दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स। मोलैरिटी कितनी है, 10⁻³ इंटू वॉल्यूम 10⁻³ अपॉन 1000। ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस आ जाएगा। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस। क्लियर है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम से। अब मुझे नंबर ऑफ आयंस चाहिए, तो मोल्स, नंबर ऑफ आयंस, दिस विल बी, अभी मैंने सिखाया उसके अकॉर्डिंग, एक मॉलिक्यूल के लिए एक आयन बन रहा है, तो जितने मोल हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग 10⁻,
ये हो जाएगा 10⁻⁻6 अपॉन 1000 इंटू 6 इंटू 10⁻23, ये आ जाएगा बेटा नंबर ऑफ आयंस। लेकिन ये जो नंबर ऑफ आयंस है वो कितने पार्टिकल के लिए? 10⁻13 पार्टिकल्स के लिए हैं। दीज आर नंबर ऑफ आयंस ऑन 10⁻13 कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल्स। तो फिर नंबर ऑफ आयंस ऑन वन कोलाइडल पार्टिकल, एक पार्टिकल पे कितना होगा? नंबर ऑफ आयंस ऑन वन कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडल पार्टिकल को सीपी लिख रहा हूं तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻6 इंटू 6 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 10⁻, कितना बेटा? 13। ठीक है, 10⁻13 एंड 10⁻3, 10⁻, क्या हो गया बेटा? 16। ऊपर जाने पर कितना हो जाएगा? 16 एंड 23 तो 7, 10⁻7, तो आपके पास ये आ जाएगा 60। दीज आर द आयंस। तो फाइनल आंसर गोज टू सी, चेन्नई इज द फाइनल आंसर। देख लो बेटा, क्लियर है? हेलो बच्चों, क्लियर है बेटा क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, पढ़ लो इसको। मैं आपको पढ़ने के लिए 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है बेटा, देख लिया आपने? चलो अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। 10% साइड्स ऑफ द कैटलिस्ट बेड हैव एडजॉर्ब्ड बाय हाइड्रोजन ऑन हीटिंग हाइड्रोजन गैस इज एवॉल्व। आपके पास में एक कैटलिस्ट था, इस कैटलिस्ट के 10% साइड्स पर हाइड्रोजन एवॉल्व हो रहा है जब आप गर्म करते हैं। तो इसका मतलब कि जितना हाइड्रोजन था वो 10% पर एडजॉर्ब था, टोटल साइड्स का 10% पे एडजॉर्ब था, पता चल गया। तो साइड कितनी है ये देख लेते हैं। नंबर ऑफ साइड्स अवेलेबल इज 5.4 इंटू 10⁻16 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए इतना है। एंड सरफेस एरिया कितना दे रखा है आपके पास? 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स, टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे बेटा? टोटल नंबर ऑफ साइड्स है ना बेटा, इज इक्वल टू 5.4 इंटू 10⁻16 इंटू पर सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो टोटल अपने पास कितना है? 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरा जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड का एरिया वैसे मान लिया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए इतनी साइट अवेलेबल है, लेकिन 1000 के लिए इतनी साइट्स हो जाएंगी। लेकिन कितनी साइट पर एड्जॉर्प्शन हो रहा है? टोटल नंबर ऑफ साइट्स फॉर एड्जॉर्प्शन, यानी वो एड्जॉर्प्शन का साइट्स अगर काउंट करना है तो इन्होंने बोला है ना 10% ऑफ साइट्स ऑफ कैटलिस्ट बेड हैव एड्जॉर्ब्ड बाय हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ने एड्जॉर्ब कर लिया, तो इसका 10% ही एड्जॉर्प्शन साइट है। तो ये टोटल नंबर ऑफ साइट्स हो गई। ठीक है बेटा, आगे क्या लिखा है? फाइंड आउट नंबर ऑफ सरफेस साइट्स ऑक्यूपाइड पर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। तो इतने साइट्स पर
इतनी जो साइट्स आई है ना, उसके लिए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे हाइड्रोजन के, वो निकाल लेंगे। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके पास पर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के सरफेस साइट्स कितने होंगे। तो अब देखो उल्टा चलना अपन को, इतने साइट पर एडजॉर्ब्ड नंबर ऑफ मोल्स, एडजॉर्ब्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू पीवी अपॉन आरटी इंटू एवोगैड्रो नंबर। क्योंकि मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर ही तो होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो वो कैसे पता चलेगा कितने एडजॉर्ब हो रहे हैं? तो सर इसे जब गर्म करोगे तो गर्म करने का जो एडजॉर्प्शन है, टेम्परेचर बढ़ गया है तो एडजॉर्प्शन के कारण से डिजॉर्प्शन होने लगेगा, रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन होने लगेगा। तो पार्टिकल उड़ेंगे किसके, हाइड्रोजन गैस के। किस प्रेशर पर? इस प्रेशर पर, इतने टेम्परेचर पर। ठीक है, वो वॉल्यूम भी दे रखा है तो वैल्यू पुट कर देंगे। प्रेशर 0.03, वॉल्यूम 2.46 इंटू 10⁻³ लीटर। ठीक है, पीवी अपॉन आरटी 0.0821 इंटू टेम्परेचर 300 इंटू 6 इंटू 10⁻23। ये क्या हो गया बेटा? एब्जॉर्ब नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। हमसे क्या पूछा गया है कि नंबर ऑफ सरफेस साइट्स, तो इतने मॉलिक्यूल के लिए सरफेस साइट इतनी है, तो एक मॉलिक्यूल के लिए सरफेस साइट काउंट करनी है। ठीक है बेटा, तो हम क्या कहेंगे यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग, सिंस पीवी अपॉन आरटी इंटू एनए, मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं पीवी अपॉन आरटी इंटू एनए फॉर PV upon RT into Na molecules adsorbed site is equal to 5.4 into 10⁻16 into 1000 into 10%। ठीक है बेटा, तो for one molecule adsorbed site will be 5.4 into 10⁻16 divided into 1000 into 10/100 divided by PV upon RT into Na। तो 0.03 into 2.46 into 10⁻³ into 6 into 10⁻23 है ना बेटा, इंटू 0.0821 इंटू 300। ठीक है बेटा, जब आप इसे सॉल्व करेंगे आफ्टर ऑल फाइनल वैल्यू विल बी 3, ये आएगा 3 आंसर। ठीक है, इसलिए आपके पास फाइनल आंसर हो गया सी, चेन्नई हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर है? चलो बेटा देख लो, आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, विच इज ऑब्लिक आर करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के लिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? हमें बोला गया है चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग इज पॉजिटिव। तो बच्चों हम ये जानते हैं डेल्टा एस सिस्टम फॉर एडजॉर्प्शन नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा एस होता है Q अपॉन टी, और Q कैसा है? नेगेटिव, इसलिए डेल्टा एस सिस्टम होगा नेगेटिव। लेकिन डेल्टा एस सराउंडिंग निकालने के लिए क्या बोला था? -Q अपॉन टी। तो Q कैसा है बेटा? नेगेटिव, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा H नेगेटिव होगा एडजॉर्प्शन का, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसलिए पहला ऑप्शन सही है, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ एडजॉर्प्शन इज नेगेटिव। बिल्कुल ठीक है, अभी बता दिया था। चेंज इन एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन डेल्टा एच एडजॉर्प्शन अभी अभी सिखाया था, वो नेगेटिव। और चेंज इन फ्री एनर्जी डेल्टा जी फॉर एडजॉर्प्शन कैसा होगा बेटा? नेगेटिव। लो भाई, है ना आसान? चलो बेटा, तो इसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, न्यूमेरिकल भी मैं आपको करवा ही रहा हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये वाला क्वेश्चन। अब कॉलॉइड से प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन देखो बेटा, विच इज ऑब्लिक आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ब्राउनियन एंड टिंडल इफेक्ट। एनसीईआरटी की थ्योरी बिल्कुल याद करना भाई, एडवांस के लिए भी, ठीक है। हाँ, ब्राउनियन मूवमेंट मतलब डीपी पार्टिकल का डीएम के अंदर रैंडमली मूवमेंट होना। ब्राउनियन मूवमेंट एंड टिंडल इफेक्ट किसके कारण से होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसके कारण से होता है? वो कोलाइडल सॉल्यूशन के कारण से होता है, ट्रू सॉल्यूशन के कारण से नहीं होता है। तो ये आंसर रहेगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा हमसे, ये आंसर रहेगा, ठीक है। जॉब्शन, जॉब्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? जॉब्शन का मतलब होता है, जॉब्शन का मतलब क्या होता है? जॉब्शन का मतलब एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, दोनों चीजें होनी चाहिए। यानी पार्टिकल सरफेस पे भी रहे और बल्क ऑफ द मीडियम में भी चला जाए, ठीक है बेटा। जैसे डाइज होती है ना सिंथेटिक फाइबर में, डाइज का कलर का यूज करते तो सरफेस को भी कलर करती है और अंदर तक भी कलर आ जाता है। तो जॉब्शन प्रोसेस इज कॉम्बिनेशन ऑफ एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, बिल्कुल सही है, तो आंसर नहीं रहेगा। हार्डी सुलजे लॉ इज रिलेटेड विद द कोगुलेशन ऑफ सोल, बिल्कुल सही है। हार्डी सुलजे लॉ क्या कहता है? कोगुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कोगुलेशन जब करना है तो चार्ज पर डिपेंड करेगा, ठीक है, कितना चार्ज है उस पर डिपेंड करेगा। और हायर इज द गोल्ड नंबर, ग्रेटर विल बी द प्रोटेक्टिंग पावर, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। जितना गोल्ड नंबर ज्यादा होता है, गोल्ड नंबर का मतलब क्या होता है? मास ऑफ स्टार्च इन मिलीग्राम, व्हेन वी ऐड 10 मिलीलीटर ऑफ 10, जो आपके पास में सॉल्यूशन होता है NaCl का सॉल्यूशन 10% सॉल्यूशन, उसमें हम जब ऐड करते हैं तो उसके प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। NaCl को जब रेड गोल्ड सॉल्ट का यूज करते हैं, ठीक है। दोबारा से सुन लो, आपके पास क्या होगा? जितना गोल्ड नंबर की वैल्यू बढ़ेगी, ग्रेटर द गोल्ड नंबर, प्रोटेक्टिंग पावर। आपके पास गोल्ड नंबर का मतलब क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस। एक मिनट पानी पी लेता हूं, ठीक है बेटा। तो गोल्ड नंबर की क्या डेफिनेशन होती है बेटा? मास ऑफ स्टार्च इन मिलीग्राम इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट 10 milliliter red gold soul by addition of 10 milliliter by addition of 1 milliliter of 10% NaCl, ठीक है बेटा। अगर मेरे को गोल्ड नंबर ज्यादा चाहिए तो इसका मतलब मिलीग्राम की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो इसका मतलब ज्यादा मुझे स्टार्च डालना पड़ रहा है, ज्यादा स्टार्च डालना पड़ रहा है, इसका मतलब प्रोटेक्शन करने की पावर उसकी क्या है? कम है, इसलिए यहां पर ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है बेटा। ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है ये वाला, विच इज ऑब्लिक आर करेक्ट स्टेटमेंट्स इन प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या आपके पास करेक्ट होगा, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहां पर क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, थ्रेशोल्ड एनर्जी डिक्रीजेस, चेंज इन एंथैल्पी डिक्रीजेस। मेरे अकॉर्डिंग इसमें आंसर आएगा ए बी, है ना बेटा, बी एंड सी, ठीक है, ए बी सी। डी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होता है, किसके कारण से? कैटलिस्ट के कारण से कोई चेंज नहीं होता। कैसे? इसको देखने के लिए
पोटेंशियल एनर्जी बैरियर डायग्राम के अकॉर्डिंग ये ओरिजिन इस समय एनर्जी 0 है, रिएक्टेंट की एनर्जी कुछ, पोजेसिंग एनर्जी कुछ होगी। तो एनर्जी बैरियर डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने मान लिया ये ग्राफ है, इस ग्राफ में ये रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। यहां से लेकर यहां तक जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट है। मैं अगर इसमें कैटलिस्ट पॉजिटिव ले लूं तो रिक्वायर्ड पाथ कुछ इस तरह से होता है कि उसके रिक्वायर्ड एनर्जी, रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ई डैश है, ठीक है बेटा, ई डैश है। तो पहले जो मॉलिक्यूल, देखो ये पर्पल कलर वाले को बोलेंगे प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कर्व, ठीक है। और आपके पास ये वाला जो कर्व है एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, और कौन सा कैटलिस्ट, पॉजिटिव, ठीक है बेटा। ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये रिएक्शन प्रोग्रेस है, रिएक्शन प्रोग्रेस। इस डायग्राम में थ्रेशोल्ड एनर्जी यहां से लेकर यहां तक होगी, ठीक है, यहां से ओ से लेकर ए, थ्रेशोल्ड एनर्जी टी लिख रहा हूं इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। लेकिन अब आपके पास ये थ्रेशोल्ड एनर्जी ए डैश, ए डैश, ओ से ए डैश, थ्रेशोल्ड एनर्जी चेंज हो गई बेटा, और क्या हो रही है, कम हो गई पहले से। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज हो गई। और रेट ऑफ रिएक्शन क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ये छोटे बैरियर को ज्यादा मॉलिक्यूल क्रॉस कर पाएंगे और बड़े बैरियर को कम मॉलिक्यूल क्रॉस कर पाएंगे, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी और रेट कांस्टेंट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हम ये जानते हैं रेट कांस्टेंट क्या होता है, K इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, जहां पर हमें K अपॉन ए हमें बताता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो कि एक्टिवेटेड स्टेट में पहुंच चुके हैं। ये फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल होते हैं जो एक्टिवेटेड स्टेट में पहुंच चुके हैं। ये हमने लिखा है एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में, इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट हमने ऐसा लिखा है। जब एक इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लिखूंगा, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो ये के डैश लिख रहे हैं, ए की वैल्यू कोई चेंज नहीं होता, ई की वैल्यू ई डैश अपॉन आर टी, तो हमारे पास के डैश अपॉन ए इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ई डैश अपॉन आर टी हो जाएगा। तो बच्चों के डैश अपॉन के, ए से ए कैंसिल हो जाता है बेटा, ठीक है। के डैश अपॉन के इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ई डैश अपॉन आर टी प्लस ई टू द पावर ई अपॉन आर टी। इसमें मैंने क्या किया, ई टू द पावर ई माइनस ई डैश अपॉन आर टी लिख दिया और दोनों तरफ ln ले लिया। टेकिंग लॉगरिथम देन वी गेट ln k डैश अपॉन k इज इक्वल टू क्या रहा बेटा, ई माइनस ई डैश अपॉन आर टी। इससे क्या समझ में आता है कि हमें यह पता है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट में ई की वैल्यू ई डैश से ज्यादा होती है, तो ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा। ये डिफरेंस क्या हो गया, पॉजिटिव, क्योंकि ई डैश क्या हो गया, कम। इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ई डैश कम, तो ये पॉजिटिव रेंज आ गया। ये पॉजिटिव है तो के डैश की वैल्यू के से ज्यादा हो जाएगी, इसलिए रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। क्लियर हो गया बेटा कॉन्सेप्ट, थ्रेशोल्ड एनर्जी का पता चल गया। और डेल्टा एच में कोई चेंज नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि ये आप कैटलिस्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी में कोई चेंज नहीं करते हैं, ठीक है बेटा, कोई चेंज नहीं करते हैं, इसलिए डेल्टा एच
क्या रहेगा, कांस्टेंट। चलिए बेटा देख लो, अगला क्वेश्चन आता है ये वाला। अब की बार क्वेश्चन है विच इज ऑब्लिक आर करेक्ट स्टेटमेंट इन प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है बेटा, जल्दी से नेगेटिव कैटलिस्ट के लिए देख लो, जैसा मैंने अभी बताया था पॉजिटिव कैटलिस्ट में, नेगेटिव कैटलिस्ट में क्या चेंज होने वाला है। नेगेटिव कैटलिस्ट में जो आपका जो मैकेनिज्म मिलेगा, अल्टरनेट पाथ मिलेगा, ये तो आपके पास इस तरह से मिला, ये रिएक्टेंट की एनर्जी, ये प्रोडक्ट की एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी और ये रिएक्शन प्रोग्रेस। तो नेगेटिव कैटलिस्ट के केस में जो मैकेनिज्म होती है, उस मैकेनिज्म के लिए रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है बेटा, तो यहां से लेकर यहां तक अब ये क्या कहलाएगा, ई डैश, और ये होगा ई, ग्रीन वाला होगा ई, और आपके पास ई की वैल्यू कम होगी ई डैश से। सो ln k डैश अपॉन के इज इक्वल टू ई माइनस ई डैश अपॉन आर टी। ये डिफरेंस कैसा हो जाएगा बेटा, ई माइनस ई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इससे हमें पता चलता है के डैश की वैल्यू के से कम रहेगी, यानी रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीज होगा बेटा यहां पर, और रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को चेंज नहीं कर रहे हैं। आर किसी भी रिएक्शन का रेट है वो के पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा के की वैल्यू बढ़ेगी उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। उस कॉन्सेप्ट से के की वैल्यू यहां पर क्या हो रही है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ये हो गया, इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट ग्रीन वाला, इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, और पर्पल कलर में जो मैंने बनाया है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है बेटा, इसलिए आपके पास क्या हो गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी में चेंज होगा क्या, बिल्कुल होगा। यहां से लेकर यहां तक थ्रेशोल्ड एनर्जी और यहां से लेकर यहां तक थ्रेशोल्ड एनर्जी चेंज हो रही है। अगर ये ए है तो ये ए डैश है। थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू ओ से ए थी इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, थ्रेशोल्ड एनर्जी अब ओ से ए डैश हो रही है। चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कांस्टेंट, यस सर ये कांस्टेंट रहेगी, डेल्टा एच कांस्टेंट, इसलिए दिल्ली भी आंसर होगा। देख लो बेटा अच्छे ढंग से, चलिए अब आता है ये क्वेश्चन, है ना बेटा, बहुत बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है ये। देख लो यहां पर आपको टाइम दे रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं बेटा। चलो बच्चों, आपके पास ये कोगुलेशन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डिक्रीजिंग कोगुलेशन वैल्यू, हमें कोगुलेशन वैल्यू के बारे में पता करना है। कोगुलेशन वैल्यू यानी कि हमें कितना, जितना हम ऐड कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट उसका अमाउंट निकालना चाह रहे हैं, कोगुलेशन वैल्यू, और वो इनवर्स होता है कोगुलेशन पावर के, कोगुलेशन पावर, कोगुलेशन पावर। ठीक है बेटा, एक तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। देखो क्या होता है पावर ऑफ वैल्यू, इसको समझने के लिए हमारे पास कौन सा है कोगुलेशन, सोल कौन सा है, फेरिक हाइड्रोक्साइड। हम जानते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड का अभी अभी सिखाया था मैंने आपको कैसा बनता है। यहां पर जो बनता है आपके पास किस तरह का बनना चाहिए, देख लो, ये सोल पॉजिटिव वाला होना चाहिए, नेगेटिव वाला होना चाहिए, जल्दी देखो, पॉजिटिव या नेगेटिव,
हाँ जी, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो बच्चों यहां पर आपके पास में ये सोल जो बन रहा है, एक होता ये यहां पर पॉजिटिव वाला बनेगा, अभी मैंने सिखाया था। फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो सब्सटेंस होता है उस पर FeCl3 के साथ क्या बनता है, Fe+3। मेटल है ना ये आयरन का, वो आयरन हीमोग्लोबिन वगैरह जो होते हैं ना आपके पास, ये पॉजिटिव पार्ट वाले होते हैं। तो ठीक है, इस पर पॉजिटिव को कोगुलेट करने के लिए, इसके आयन को प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए हमें किस चार्ज की जरूरत होगी, नेगेटिव चार्ज की जरूरत होगी। तो नेगेटिव चार्ज की जितना ज्यादा होगा, एज द नेगेटिव चार्ज इंक्रीज, तो क्या होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका कैटायन से अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो जल्दी ही कैटायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे कोगुलेशन पावर उसकी बढ़ जाती है। इसलिए एज द नेगेटिव चार्ज इंक्रीज देन द कोगुलेशन पावर इंक्रीज। कोगुलेशन पावर इंक्रीज। और जब कोगुलेशन पावर ज्यादा होगी तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हमें कम ऐड करना पड़ेगा। कम एडिशन ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बहुत कम होने से ही कोगुलेशन हो जाए, इसका मतलब उस आयन की कोगुलेटिंग पावर ज्यादा है। इसलिए कोगुलेशन वैल्यू, यानी कि कोगुलेशन मतलब इतनी, जैसे मैं सिखा रहा हूं, कोगुलेशन वैल्यू की डेफिनेशन भी बता दी पिछले क्वेश्चंस में, तो उसमें कोगुलेशन वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर हो गया होगा बेटा कॉन्सेप्ट? ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें कोगुलेशन वैल्यू पता करनी है। तो सबसे पहले पावर देख लो, कोगुलेशन पावर, कोगुलेशन पावर ऑर्डर देख लिया करो। कोगुलेशन पावर ऑर्डर किसका सबसे ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज किसका सबसे ज्यादा है, एक तो ये वाला है FeCN6 4- जो कि 4th नंबर का है। फिर इसके बाद Na3PO4, PO4 3-, इट मीन फर्स्ट वाला। और उसके बाद सल्फेट SO4 2-, कौन से नंबर पर, 3rd नंबर पर। और 2nd नंबर पर KCl यानी क्लोराइड आयन। तो कोगुलेशन वैल्यू, कोगुलेशन वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, जस्ट रिवर्स। सेकेंड का सबसे ज्यादा होगा थर्ड से, और थर्ड का ज्यादा होगा फर्स्ट से, फर्स्ट का ज्यादा होगा फोर्थ से। दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। देख लो बच्चों बोर्ड पर, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ। क्लियर है, समझ रहे हैं बच्चों, मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये आ गया है आपके पास क्वेश्चन। चलिए टाइम स्टार्ट होता है, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको सॉल्व करने के लिए। अरे मैंने ये चालू ही नहीं किया, अच्छा। हाँ जी, arrange the following electrolytes in increasing order of coagulation power for the coagulation of AS2S3। AS2O3 का जब हम H2S के साथ में रिएक्शन करते हैं ना, तब बनता है AS2S3। और बच्चों ये H2S जो होता है आयनिक इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग, H2S के कंप्लीट आयोनाइजेशन की बात करूं तो ये आएगा आपके पास 2H+ एंड S-2। और ये S-2 है ना, AS2S3 के साथ सेलेक्टिवली एडजॉर्ब हो जाता है। इसीलिए क्या कहेंगे इसको, एनायनिक नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल बोलेंगे।
डीपी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अब नेगेटिव को कोगुलेट करने के लिए, ठीक है, फॉर कोगुलेशन रिक्वायर्ड चार्ज पॉजिटिव चार्ज। हमें पॉजिटिव चार्ज की जरूरत होगी। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा बढ़ेगा कोगुलेशन पावर बढ़ेगी बेटा, कोगुलेशन पावर इंक्रीज। ठीक है बेटा, चलो तो पॉजिटिव चार्ज देख लेते हैं पहले। बच्चों आपके पास यहां पॉजिटिव चार्ज K प्लस है, यहां पॉजिटिव चार्ज Na+ है। दोनों की कोगुलेशन वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम होगी, फर्स्ट एंड थर्ड की। और फिर इसके बाद कोगुलेशन पावर की बात कर रहा हूं, नियरली सेम होगी। उसके बाद ये है कैल्शियम +2, सेकेंड वाला, इसका ज्यादा होगा, और एल्युमिनियम +3 और भी ज्यादा होगा। तो करेक्ट ऑर्डर कोगुलेशन पावर का ऑर्डर है ये। Cp means coagulation power, fourth is greater than second, is greater than third, approximately equal to first. This is the answer. देख लो बेटा, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। चलिए टाइम स्टार्ट होता है अब। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको। 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज एडजॉर्ब्ड ऑन 2 ग्राम ऑफ मेटल पाउडर। ठीक है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट एट 1 एटमॉस्फेयर एंड 273 केल्विन। ये क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करिए। पॉज कर दो वीडियो को, ठीक है, अब अपना सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। थ्री 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज एडजॉर्ब्ड, ठीक है, ऑन 2 ग्राम ऑन ऑफ मेटल पाउडर, है ना बेटा। हमें पूछा गया व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एडजॉर्ब्ड, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एडजॉर्ब्ड ऑन 2 ग्राम मेटल पाउडर, दिस इज इक्वल टू, क्या हो जाए, V इक्वल टू क्या होता है, nRT अपॉन P, nRT अपॉन P। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम निकालना ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, इसके लिए 3.2 ग्राम बोला गया है। 3.2 ग्राम के मोल निकालने बेटा, 3.2 डिवाइडेड बाय 32 इंटू R 0.0821 इंटू टेम्परेचर 273 केल्विन अपॉन प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। बच्चों 0.0821 इंटू 273 क्या हो जाता है बेटा, 22.4। इससे 2.24 हो जाएगा बेटा, 2.24 लीटर। लेकिन ये 2 ग्राम के लिए बेटा, क्वेश्चन में क्या पूछा है, पर ग्राम के लिए। हेंस वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एडजॉर्ब्ड ऑन पर ग्राम मेटल पाउडर, दिस इज इक्वल टू 2.24 डिवाइडेड बाय 2, 1.12 लीटर इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ये होगा फाइनल आंसर। क्लियर हो गया क्वेश्चन, मैं बोर्ड के सामने से हट रहा हूं, देख लो बेटा। अगला क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने के लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं 1 मिनट का, बड़ा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, पढ़ लिया, चलो। हाँ जी, 1 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन, आपके पास 1 ग्राम एक्टिवेटेड कार्बन है जिसका सरफेस एरिया 100 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, 1 ग्राम चारकोल का। कंसिडरिंग कंप्लीट कवरेज एज वेल एज मोनोलेयर
मोनोमोलिकुलर एडजॉर्प्शन, एक लेयर बन रही है एडजॉर्प्शन के लिए, मोनोलेयर। हाउ मच अमोनिया एट 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन वुड बी एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ इतना कार्बन। तो यार 1 ग्राम के लिए इतना सरफेस एरिया है, तो इतने ग्राम के लिए आपके पास टोटल सरफेस एरिया पता चल जाएगा, ठीक है। और आपके पास रेडियस दे रखा है, रेडियस ऑफ द अमोनिया। हमें क्वेश्चन पूछा है कि इसके हाउ मच अमोनिया वुड बी एब्जॉर्ब, कितनी अमोनिया एब्जॉर्ब होगी। तो उसके लिए आपके पास Na भी दे रखा है, आपको यह भी दे रखा है कि इफ रेडियस ऑफ ए अमोनिया मॉलिक्यूल इज दिस वन। और हम जानते हैं किसी गैस का मॉलिक्यूल स्फेरिकल साइज का होता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सरफेस पर मोनोलेयर बना रहे हैं, एक लेयर बना रहे हैं, तो उसका सरफेस एरिया कांटेक्ट में आएगा। तो स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। तो आपके पास यहां पर एक मॉलिक्यूल का एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है बेटा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो हम यहां पर पहले क्या काम करें कि टोटल सरफेस एरिया फॉर 132.7 ग्राम कार्बन वो कैलकुलेट कर लें। वो कितना हो जाएगा, 1 ग्राम के लिए 1000 मीटर स्क्वायर, मीटर मतलब सेंटीमीटर में लिखें तो 1 मीटर से 100 सेंटीमीटर, तो ये स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन इसे 132/7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है बेटा। इस तरह से आपके पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया किसके लिए, आपके पास इतने ग्राम का चारकोल पर। और मुझे पूछा गया है कि बताओ कितना मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होगा, तो हमें यह पता है एक मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया कितना है। तो मैं मान लेता हूं कि इस सरफेस एरिया में टोटल एक्स मॉलिक्यूल है। कितने मॉलिक्यूल, एक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया इतना है, इसका मतलब। तो वो एक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या करूंगा, टोटल सरफेस एरिया फॉर 132/7 ग्राम कार्बन में आप डिवाइड कर दें सरफेस एरिया ऑफ वन मॉलिक्यूल, सरफेस एरिया ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा। रीड कर लो इक्वेशन को, मैंने क्या लिखा है, समझ में आ गया, ठीक है। चलो तो फिर क्या हो गया, 132/7 इंटू 1000 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 इंटू आर दे रखा है क्या बेटा, हाँ दे रखा है, रेडियस 10⁻⁻8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10⁻⁸ का स्क्वायर। ये आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है। और आपसे पूछा हाउ मच अमोनिया एट प्रेशर एंड टेम्परेचर। जब कभी किसी गैस के लिए अमाउंट के बारे में पूछा, प्रेशर टेम्परेचर बोले, तो जनरली उसका मतलब होता है वॉल्यूम पूछना चाह रहा है, ठीक है। अब वो यहां पर तो क्लियर नहीं बोला है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे अगर क्लियर नहीं बोले और प्रेशर टेम्परेचर दे रखा हो गैस के लिए, तो आप वॉल्यूम निकाल लो। तो वॉल्यूम, ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया पता चल गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया इतना आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ अमोनिया दिस विल बी नंबर ऑफ मोल्स RT/P। नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, उसके लिए 132/7 इंटू 1000 इंटू 10⁴ इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 10⁻⁻16 इंटू, ये तो हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें
एवोगैड्रो नंबर का डिवाइड करते हैं, 6 इंटू 10⁻23 का डिवाइड किया तो मोल आ गया। आरटी की वैल्यू कितनी होगी, 0.0821 इंटू 273 केल्विन। इक्वेशन देख लो सही ढंग से, ठीक है, देख लिया आपने इक्वेशन। इस तरह से सॉल्व करने पर यह वैल्यू क्या आएगी, 22.4 लीटर। दिस इज द आंसर, ये फाइनल आंसर आएगा बेटा। क्लियर है? चलो, ये अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एडजॉर्प्शन का क्वेश्चन, ठीक है। चलो पानी पी रहा हूं जब तक, स्टार्ट करो, है ना बेटा। ये क्वेश्चन हाँ जी पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, चलो क्या लिखा है, 100 मिलीलीटर ऑफ 0.01 मोलर surfactant solution forms a monolayer covering 0.54 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन ए एडजॉर्वेंट। आपके पास जो एडजॉर्वेंट है उसके ऊपर सॉल्यूशन लिक्विड फेज है, वो क्या बना रहा है, मोनोलेयर बना रहा है, जिसका वॉल्यूम और मोलैरिटी दे रखी है। वॉल्यूम और मोलैरिटी से ये कवर कितना कर रहा है, टोटल एरिया 0.54 टोटल एरिया कवर कर रहा है। इफ द पोलर हेड है ना, पोलर हेड ऑफ सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट का जो पोलर एंड है वो एक इज अप्रोक्सीमेटेड एज ए क्यूब, क्यूब की तरीके से है। ये सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स पर किसकी तरह से बताया गया है, क्यूब की तरह से। ठीक है बेटा, ये क्यूब की तरह से। तो क्या हुआ, ये 100 मिलीलीटर सर्फेक्टेंट क्यूब का किस पर आ गया, मोनोलेयर कवरिंग ऑन एडजॉर्वेंट, एडजॉर्वेंट पर क्यूब की तरह से। तो क्यूब का सरफेस एरिया हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास में क्या है बेटा, ये लिखा है इफ इट्स एज लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई। तो हमें ये पता चल गया कि सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया पता चल जाएगा। और वो मॉलिक्यूल एज के फॉर्म में, तो एज का वो क्यूब के फॉर्म में है, तो उसका क्यूबिक शेप होने के कारण से इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, तो वो कितना है, एज लेंथ क्वेश्चन में दे रखा है, एज लेंथ इज y इंटू 10⁻⁻11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये एक मॉलिक्यूल का है। अब आप देखो यहां पर ये सर्फेक्टेंट के मोल है, वो क्या हो रहे हैं, एड्जॉर्ब हो रहे हैं। तो इससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे, हेंस नंबर ऑफ एड्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स, एड्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स जो कि मोनोलेयर बना रहे हैं, इज इक्वल टू मोलैरिटी 0.01 इंटू वॉल्यूम 100 मिलीलीटर अपॉन 1000, ये तो हो गया मोल्स, इंटू 6 इंटू 10⁻23। ठीक है बेटा, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो टोटल सरफेस एरिया इतने सर्फेक्टेंट के लिए 0.54 है, तो एक मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया इतना है। हेंस टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस प्रोसेस is equal to 0.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू
तो एक मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया y इंटू 10⁻11 का स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 0.01 इंटू 100 अपॉन 1000 इंटू 6 इंटू 10⁻23। क्लियर है बेटा? एक मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया इतना है, तो टोटल मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करने से आएगा, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितना एरिया है 0.54। यहां से जब y स्क्वायर कैलकुलेट करोगे तो वो 9 आता है, तो y इक्वल टू 3। दिस इज द फाइनल आंसर। ये इसका फाइनल आंसर रहेगा बेटा। ठीक है, देख लो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है बेटा क्वेश्चन? हेलो बच्चों, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये वाला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है अब। हाँ जी, पढ़ लो इस क्वेश्चन को। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ लिया। टाइम स्टार्ट होता है अब अपने कॉपी में सॉल्व करने स्टार्ट कर दो आप, है ना बेटा? चलो, इन एन एक्सपेरिमेंट ए ग्राफ बिटवीन एक्स अपॉन एम लॉग एक्स अपॉन एम। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन घूमता रहता है ये। हम जानते हैं एक्स अपॉन एम इक्वल टू के पी टू द पावर 1 बाय एन होता है। टेकिंग लॉगरिथम देन वी गेट लॉग एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू लॉग के प्लस 1 अपॉन एन लॉग पी, ये रहता है। हमें ये दे रखा है कि वाज फाउंड टू बी, अगर ग्राफ बनाते हैं तो स्लोप आ रहा है 45 डिग्री, तो स्लोप की वैल्यू 45 यानी कि 10 45 डिग्री इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 बाय एन, दैट्स वाई एन इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, ये इसका मीनिंग है। कहना क्या चाहते हो, जब आप लॉग एक्स बाय एम वर्सेस लॉग पी में ग्राफ बनाएंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा, ऐसा बन रहा है जिसका ये इंटरसेप्ट वैल्यू c इज इक्वल टू लॉग के रहेगा बेटा, और ये 45 डिग्री पर है, तो स्लोप जो tan थीटा है इज इक्वल टू 1 अपॉन एन, ये रहेगा बेटा। इसके अकॉर्डिंग हमें n की वैल्यू मिल गई है, और क्या रखा है कि द इंटरसेप्ट ऑन द वाज फाउंड टू बी 0.6। इंटरसेप्ट अगर 0.6 है, दिस मींस लॉग के इज इक्वल टू 0.6। तो 0.6 क्या होता है, log 2 की वैल्यू 0.3 दी हुई है, तो 0.3 का डबल हो रहा 0.6, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 2 log 2 इज इक्वल टू log k, देन k इक्वल टू 4 हो जाएगा बेटा, k इक्वल टू 4। अब आपसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द मास ऑफ द गैस एड्जॉर्ब्ड। हमें पूछा गया है कैलकुलेट द मास एड्जॉर्ब्ड, मास ऑफ द गैस एड्जॉर्ब्ड, यानी x अपॉन m इज इक्वल टू के पी टू द पावर 1 बाय एन में x की वैल्यू पता करनी है, मास ऑफ गैस एड्जॉर्ब ऑन 4 ग्राम चारकोल, यानी कि ये आपका एड्जॉर्बेंट का मास इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है 4, एंड p कितना है, प्रेशर कितना है 2 टू द पावर 1। ठीक है, इस तरह से आपके पास यह आंसर आ जाएगा 32। ठीक है, 32 इज द फाइनल आंसर। देख लो बोर्ड पर जो मैंने लिखा है। देख ले बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये भी काइनेटिक्स और एड्जॉर्प्शन वाला, काइनेटिक्स और कैटालाइसिस से रिलेटेड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। देख लो आराम से, पहले मैं हट जाता हूं सामने से।
इन प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट 20% एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस, 20% एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है, कैलकुलेट द एक्सटेंट वाई विच द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट चेंज, हमें पूछा गया है ये वाली बात। ठीक है, तो अभी मैंने एक आपको इक्वेशन बताई थी, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कैटलिस्ट का इफेक्ट बताया था। उसमें इक्वेशन क्या थी, ln k डैश अपॉन k इज इक्वल टू e माइनस ई डैश अपॉन आर टी। मैंने आपको ये बता रखा था कि E का क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, ई डैश एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो इन्होंने बोला है कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 20% डिक्रीज हो रही है, तो कितनी हो गई 0.8 E। ठीक है ना, 20% डिक्रीज होना ई डैश क्या बताता है, E माइनस 20 अपॉन 100 ऑफ E, ये बताता है। ठीक है बेटा, दैट्स वाई हमारे पास क्या हो गया, ई डैश की वैल्यू 0.8 E हो गया अपॉन आर टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.2 E अपॉन आर टी। ठीक है, और E अपॉन आर टी की वैल्यू कितनी है 0.7, तो 0.2 इंटू 0.7, 0.7। ठीक है बेटा, बोर्ड पर जो लिखा है उसे देख लो, समझ में आया। तो 0.7 को अपन क्या लिख सकते हैं, 0.7 को लिख सकते हैं ln2, है ना बेटा। एक मिनट पानी पी रहा हूं, है ना। हाँ जी, तो आपके पास k डैश अपॉन k से, है ना बेटा, तो वैल्यू समझ में आ गई यहां पर। तो ये जो इक्वेशन बनी है वो क्या बन गई है, 0.2 EA अपॉन आर टी, है ना बेटा। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग 0.2 जो है इसको अपन लिख सकते हैं 0.2 इंटू ln2। ठीक है, 2.303 log 2 को बोलते हैं ना ln2, और 2.303 log 2 हो जाएगा 0.3, है ना। 0.3 को 2.303 से मल्टीप्लाई किया लगभग 0.7 के आसपास आ जाता है बेटा। ठीक है, चलो, तो ये आपके पास तरीका हो गया। अब आपके पास क्या है, हाँ बच्चों ध्यान रखो, यहां पर कैलकुलेशन करने के लिए क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द एक्सटेंट वाई विच, तो कितने एक्सटेंट से ये चेंज हो रहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कितने एक्सटेंट से चेंज हुआ है। एक बार पानी पीना चाह रहा हूं फिर से, ज्यादा ही तबीयत खराब है यार। ठीक है बेटा, चलो, तो मैं कह रहा था कि आपका 0.2 इंटू 0.7 है ना, तो इसको और अच्छा डेटा कर लो यार। इसको मैं करेक्शन कर देता हूं, यहां पर हटा दो इसको। ठीक है, ये 7 ही रहने दो, इससे और सिंपल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा डेटा। तो यहां पर ये क्वेश्चन में 0.2 की जगह ये हट जाएगा, ये लो भाई 7 इंटू 0.2। ठीक है, 7 इंटू 0.2 को अब आराम से सॉल्व कर लो, कोई टेंशन नहीं है ना। क्यों, क्योंकि ये हो गया काम से, यहां से गया तो 2 इंटू 0.7 हो गया, दिस इज इक्वल टू log 2। ठीक है, ये तो log 2 नहीं, ln2, ये हो जाएगा 2 ln2। ठीक है बेटा, 2 इंटू ln2। ध्यान रखना मैंने क्या करेक्शन किया है, 7 की जगह 0.7 की जगह 7 कर दिया। ठीक है, इससे क्या कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, इसलिए कर दिया। तो ln ये हो जाएगा 4 k डैश अपॉन k ln, सो k डैश इज इक्वल टू 4k, इतना चेंज हो जाएगा। तो रेट भी क्या हो जाएगी, कितने एक्सटेंट से चेंज होगी, 4 टाइम्स ऑफ ओल्ड रेट ऑफ द रिएक्शन। ये है इस पार्ट का आंसर। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, द एवरेज हाफ लाइफ पीरियड, एवरेज लाइफ ऑफ द पीरियड, एवरेज लाइफ है, हाफ लाइफ नहीं है, एवरेज लाइफ ऑफ पीरियड फॉर विच एन हाइड्रोजन
atom remains adsorbed on a metal surface is 80 सेकेंड एंड 20 सेकेंड, और टेम्परेचर दे रखे हैं। ये भी काइनेटिक्स और एड्जॉर्प्शन का क्वेश्चन है, दोनों का मिक्सिंग क्वेश्चन है। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो बच्चों आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी के लिए कैलोरी में डेटा चाहिए हमें, तो उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं एवरेज लाइफ होती है 1/k के इनवर्स, यानी k के इनवर्स होता है एवरेज लाइफ, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो लॉग हम लिखते थे k है ना, हायर टेम्परेचर अपॉन k लोअर टेम्परेचर इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, ये रहेगा बेटा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में k टाइम का इनवर्स है, तो k 1000 वाला है, उसका टाइम नीचे आ जाएगा 20 नीचे, ठीक है, 1000 के लिए, और 80 ऊपर, इज इक्वल टू EA एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 R की वैल्यू 2 इंटू 10⁻³ क्योंकि कैलोरी में चाहिए ना बेटा, किलो कैलोरी में, तो कैलोरी में 2 होती है, किलो के लिए 10⁻³ 1/500 माइनस 1/1000। जब इसे सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 2.8, इसका आंसर आता है अप्रोक्सीमेट 2.8, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन, ऑन एडिशन ऑफ 1 मिलीलीटर ऑफ 10% NaCl to 100 milliliter red gold sol in presence of 0.25 gram of starch, the coagulation is just prevented, the gold number, ओहो गोल्ड नंबर का क्वेश्चन आ गया। तो गोल्ड नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी अभी थोड़ी देर पहले। हमें मास ऑफ क्या चाहिए, स्टार्च इन मिलीग्राम चाहिए, किसके लिए, 1 मिलीलीटर ऑफ 10% NaCl के लिए, कितने मिलीलीटर में, 10 मिलीलीटर के लिए। तो बच्चों आपके पास अभी डेफिनेशन लिखाई थी ना मैंने गोल्ड नंबर की, देखो डेफिनेशन में कहां लिखाई है, उसको ध्यान से देख लेना। गोल्ड नंबर की डेफिनेशन ये रही, गोल्ड नंबर, ये गोल्ड नंबर का क्वेश्चन ये रहा, नहीं ये नहीं है। गोल्ड नंबर की डेफिनेशन मैंने क्लियर लिखाई थी आपको, उसमें बताया था ये रहा, अमाउंट ऑफ मिलीमोल्स, ये तो गोल्ड नंबर की नहीं है ना, ये गोल्ड नंबर का नहीं है क्वेश्चन, मैंने गोल्ड नंबर का बताया था, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। मास ऑफ स्टार्च इन मिलीग्राम रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट, ठीक है, 10 मिलीलीटर ऑफ रेड गोल्ड सोल, ठीक है। अपने पास क्वेश्चन में 100 मिलीलीटर के लिए है ना, तो 10 मिलीलीटर के लिए देखना है बाय एडिशन ऑफ 1 मिलीलीटर ऑफ 10% है ना NaCl, इसके लिए क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये, हाँ जी, तो यहां पर गोल्ड नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें मिलीग्राम चाहिए, मिलीग्राम ऑफ स्टार्च, ठीक है बेटा। तो किसके लिए, इन 10 मिलीलीटर, हमें यह पता है कि 100 मिलीलीटर रेड गोल्ड सोल, ठीक है, रेड गोल्ड सोल इन प्रेजेंस ऑफ, प्रोटेक्ट किससे हो रहा है, 0.25 ग्राम से। तो फिर 100 मिलीलीटर की जगह कितने मिलीलीटर रेड गोल्ड सोल चाहिए अपन को, 10 मिलीलीटर रेड गोल्ड सोल के लिए 0.025 हो जाएगा बेटा ग्राम, 0.025 ग्राम, ठीक है। तो आपके पास मिलीग्राम कितना हो गया बेटा, दिस इज इक्वल टू 25 इंटू 10⁻³ ग्राम, and this is also called as 25 milligram. So answer
25 मिलीग्राम का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो गोल्ड नंबर होगा बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन ये है, कॉलम नंबर फर्स्ट को कॉलम नंबर सेकंड से कनेक्ट करना है। कोगुलेशन क्या बताता है, किससे कनेक्ट होगा? सर कोगुलेशन से क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज, कैटायन एनायन अपनी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ए रिलेटेड विद क्या हो जाएगा, कोगुलेशन का मतलब हो गया कि कोगुलेशन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से क्या होंगे, न्यूट्रलाइजेशन करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। चलो, और यानी ए का आंसर किससे मैच कर रहा है, आर से। बी ध्यान से देख लो, आप भी सॉल्व करते रहे। इलेक्ट्रोफोरेसिस का नाम से पता चल रहा है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम किसी सोल के डिस्पर्स फेज पार्टिकल का चार्ज के बारे में पता करते हैं, ठीक है। तो दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोफोरेसिस हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, बच्चों ध्यान रखना, इस चैप्टर में जितनी भी टर्मिनोलॉजी हो ध्यान रखना किसके लिए यूज हो रही है, ठीक है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज, ये प्रेजेंस ऑफ चार्ज किस पर देखते हैं बच्चों, डीपी पर, डिस्पर्स फेज पार्टिकल पर, डीपी के लिए। और एक नाम और होता है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, डीएम का मूवमेंट अपोजिट चार्ज प्लेट पर होता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। तो डीएम के चार्ज के लिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन डीएम का चार्ज देखना है तो हम इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस यूज करते हैं, इसलिए बी का आंसर होगा पी। सी क्या है बेटा, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या बताता है, टिंडल इफेक्ट बताता है, इसकी कंडीशन भी ध्यान रखेंगे। टिंडल इफेक्ट हमें बताता है क्या, हाँ, स्कैटरिंग। ये क्यों होती है, स्कैटरिंग के कारण से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का स्कैटर्ड होना, फैलना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है बेटा। और क्या है, डी पार्ट। सी का आंसर क्या हो गया बेटा, क्यू। और डी ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट में क्या होगा, डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वो डीएम के पार्टिकल के साथ टकराते हैं ड्यू टू इंपैक्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, डीपी मॉलिक्यूल ऑफ द डीएम मीडियम विद कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है बेटा। ये होता है ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट का मतलब होता है पार्टिकल का रेंडमली मूवमेंट करना। वो क्यों हुआ, ड्यू टू इंपैक्ट, ठीक है, ड्यू टू इंपैक्ट मतलब कॉलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डीएम विद डीपी, ठीक है बेटा। ये है अपना सरफेस केमिस्ट्री वाला पार्ट। सरफेस केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी याद रखनी है और हर एक थ्योरी के पॉइंट को क्लियर ढंग से याद रखते हुए, अंडरलाइन करते हुए चलना, क्योंकि अंदर डेप्थ वाले क्वेश्चंस भी एडवांस में बनते हैं, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में इतना ही। हाँ तो बच्चों, अब अपने सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। बच्चों आपने सारे पढ़ाई अच्छे ढंग से की है। इसी के साथ में आज का ये सेशन हम यहाँ एंड करते हैं। छोटा सा सेशन हमने इसलिए लिया है क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपने देख लिए हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे बच्चों, सभी को सप्रेम नमस्कार। फिर से अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओके बेटा।